उर्दू का जनाजा है जरा धूम से निकले। इवन एज अ स्कूल गोइंग किड यू कुड हेयर पीपल टॉकिंग कि देखो हिंदी बहुत नजर आ रहे हैं। कराची को अनफेयरली ट्रीट किया जाता है। कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है, इसमें कोई शक ही नहीं है यार। सड़क के टूटी हुई 2 साल गुजर गए, ठीक ही नहीं हुई। मेरा एक दिन बड़ा मूड हुआ इसकी तस्वीरें बना के ना मैं कोर कमांडर कराची और जनरल बाजवा को भेजूंगा, यार आप इतने अच्छे जो मशवरे देते ना मुल्क बेहतर करने के लिए, खुदा का वास्ता यार ये डीएचए कराची ठीक करा। कराची के लिए मुशर्रफ वाज गुड, हमने काम होते हुए देखा। लेकिन ये वो टाइम था जब लियारी की अंदर गैंग वॉर भी बहुत ज्यादा हाईलाइट वो बढ़ गया, बट लियारी इज नॉट द डोमिनेंट पार्ट ऑफ कराची। दुनिया में कहीं चले जाओ ऑर्गेनाइज क्राइम नजर आएगा। बॉम्बे में है, दिल्ली में है, न्यूयॉर्क में है, वॉशिंगटन डीसी। मैंने मान लिया कि एमक्यूएम वाकई दिल से कराची की बेहतरी चाहती है। मुझे सिर्फ एक सवाल बता दो, कराची 2018 में बेहतर है या 1985 में बेहतर था? मेरा एक दोस्त, मैं बहुत क्लोज के साथ बैडमिंटन खेली हुई, वो कहते थे शाम को आते थे, मैं कहा भाई आप दफ्तर से आ गए ना, अब तो आपको मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं, तो मैं आपकी मोटरसाइकिल ले जाता। एंड यू कुड नॉट से नो। कराची में क्यों ज्यादा रिएक्शन आया कोटा सिस्टम के खिलाफ? सिंध की शहरी आबादी को आपने बोल दिया कि तुम मुख्तलिफ हो। बहुत इसके ऊपर शोर मचता है कि वो क्यों अपने आप को महाजर कहते हैं। भाई अगर मुख्तलिफ है तो उन्होंने अपना नाम महाजर एक्सेप्ट बना लिया। सो बेसिकली जब आपके हवाले से हमारा प्लान हुआ था कि विल स्टार्ट विद यू, तो सबके जहन में ये था कि आपसे जनरल बाजवा के साथ कैसी मुलाकातें रहीं, इमरान खान के टाइम के अंदर क्या हुआ, लॉन्ग मार्च में क्या हुआ, वो सब पूछा जाएगा। और मेरे जहन में था कि इतनी ज़्यादा ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो चुकी है कि 700 दफा। अब मैं ऑन एयर जवाब ही देता हूँ कि भाई लोग बोर हो गए सुन के, यार कोई और चीज़ बात करो। सो लेट्स टॉक अबाउट द सिटी जहाँ पे आपने ज़िंदगी गुजारी, बिकॉज एक बहुत वो फेमस फ्रेज़ है कि कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है। एक तो हम आपसे आगे कन्वर्सेशन पूछेंगे कि आप एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते, बट पहले शुरू में आते हैं 1947 जब ये डिसीजन होते हैं कराची विल बी द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। उस वक्त ढाका भी मौजूद था, लाहौर भी मौजूद था। आपको क्या लगता है कायदे आज़म ने क्यों डिसीजन लिया कि कराची को ही कैपिटल बनाना है? जाहिर है वो तो स्पेकुलेटिव होगा जवाब, क्योंकि कहीं हिस्ट्री में ऐसा रिकॉर्डेड तो नहीं है कि कायदे आज़म ने कोई रीज़न एक्सप्लेन किया हो। बट पॉसिबल रीज़न जो है उसका ये हो सकता है कि सबसे बड़े जो 2 प्रोविंसेस थे वो बंगाल और पंजाब थे। सो डिसीजन ये था कि कैपिटल जो है इन दोनों में ना हो और किसी और सूबे के अंदर हो। जाहिर है लोग ये भी स्पेकुलेट करते हैं कि क्योंकि कायदे आज़म अब पैदा कराची में हुए थे, इनका घर यहाँ पे था, तो उसकी नेचुरल इंक्लिनेशन थी। एक और वजह ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान का इंतज़ामी ढांचा भी बहुत कमज़ोर था, इंडस्ट्रियल बेस कोई नहीं था, कमर्शियल एक्टिविटी हार्डली पाकिस्तान के अंदर होती थी। 47 से पहले कम से कम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो हार्डली होती थी। तो ये जो सारे के सारी जो लीडरशिप आई, जो बिजनेस लीडरशिप आई, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के जो सबसे अच्छे द फाइनेस्ट ट्रेंड मुस्लिम्स ऑफ द एंटायर सब कॉन्टिनेंट, वो माइग्रेट करके आए, उस हिस्से से आए जो अब इंडिया का हिस्सा है, और उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो आके कराची के अंदर सेटल हुई। सो ये सारे मेरे ख्याल में जो मुख्तलिफ पहलू थे वो बन के हो, मतलब बट एज आई सेड आई एम स्पेकुलेटिंग। ऑब्वियसली वो एनालिसिस ही हो सकता है। और आपके ख्याल से लाहौर को ना बनाना वाज बिकॉज कि इंडिया के साथ एक्सपोज हो रहे थे हम लोग? नहीं, मेरे ख्याल में दैट वुड हैव बीन वो, फिर उसमें बंगाल का रिएक्शन बहुत ज़्यादा, लेकिन कराची की सिलेक्शन के ऊपर कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं। ठीक है। और उसके बाद अगर हम आपके टाइम्स बताएं, कराची में ज़रा 47 के बाद के कुछ साल तो आपने विटनेस नहीं किए हुए, लेकिन जो आपका टाइम 47 में तो मैं क्लास 2-3 में हूँगा। सो 70s की याददाश्तें होंगी आपकी? कराची के अराइवल डेट में आपको बता सकता हूँ जी, 28 दिसंबर 1971 को मेरी फैमिली जो है, वाले साहब रिटायर हुए फौज से, और 28 दिसंबर 1971 को वहाँ हम पहुँचे। और व्हाट वाज कराची उस ज़माने में? जब कराची आए तो कराची एक अलग ही लीग था। इट वाज मोर डेवलप्ड देन एनी अदर सिटी ऑफ द कंट्री। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर था, उसकी एक्टिविटी, एक लाइफ एनर्जी कराची की। सो बिल्कुल और पीसफुल था, साफ सुथरा था, खूबसूरत था। कराची वाज क्लियरली द ज्वेल इन द क्राउन। आज जब हम कराची देखते हैं तो आपको यहाँ सेक्टेरियन वायलेंस नज़र आता है, स्ट्रीट क्राइम नज़र आते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी नज़र आते हैं। आपके टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था? क्योंकि जो प्रॉब्लम हमने थोड़ी सी जब रिसर्च की तो नजर आया कि 60s में शुरू हो गया था, एथनिक डिवाइड किसी हद तक पश्तून्स के आने के बाद शुरू हो गया। एक हाँ, मतलब एक वो फ्लेयर अप हुआ था इशू अयूब खान वर्सेस फातिमा जिन्ना इलेक्शन कैंपेन के अंदर, और वो कराची की फोकलोर का हिस्ट्री है। वो जुलूस निकला और लाकदाबाद से जा रहा था और हवाई फायरिंग हुई, तो एवरीबडी हुज ग्रोन अप इन कराची वो स्टोरी सुन के बढ़ता है। लेकिन नहीं, कोई ऐसे को दंगा फसाद कुछ नहीं, एब्सोल्युटली नॉट।
तो अगर आप 71 में कराची में गए तो 72 में एक दोबारा से वहाँ पे कराची में उर्दू लैंग्वेज को लेकर एक एहतजाज हुआ था, कुछ याद है क्या रीज़न थी? और उर्दू का जनाजा है जरा धूम से निकले, बिल्कुल जी, वो अखबार के अंदर खाली पट्टियाँ। सो वो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है स्कूल्स के अंदर वो सिंधी को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो बहुत रिएक्शन हुआ था, मेरे ख्याल में जस्टिफाइड रिएक्शन नहीं था। हाँ, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज को भी स्पेस होनी चाहिए। लेकिन देखें पॉलिटिकली आप अगर कराची को समझने की कोशिश करें ना कि भाई वाज कराची फीलिंग एलियनेटेड, क्या वहाँ पे एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन, सेंस ऑफ आइसोलेशन था? तो वो बिल्कुल 1971 के इलेक्शन के बाद हुआ। देखिए ना, 71 तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं थी, पाकिस्तान के अंदर प्लूरैलिटी ने हुकूमतें नहीं बनाई थी। पहली दफ़ा 70 के इलेक्शन हुए और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर एक गवर्नमेंट आ गई, इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई। सो वो पहली दफ़ा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री एलिट्स थे ना कंट्री के, दे वर नॉट द सोल पावर ब्रोकर्स इन द कंट्री, राइट? तो कराची का एक जो एक्सेप्शनल पोजीशन थी वो वहाँ से चेंज होनी शुरू हुई। और उसके अंदर मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, इवन एज अ स्कूल गोइंग किड, के you could hear people talking कि देखो ये सिंधी इतने सारे आ गए सडनली, although कराची इज अ पार्ट ऑफ सिंध, एंड सडनली पीपल वर कमेंटिंग सिंधी बहुत नजर आ रहे हैं। अब पता नहीं वो ज्यादा आ गए थे या जस्ट दे वर मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज भुट्टो साहब की हुकूमत थी सिंध के अंदर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो पीपीपी की थी, विजिबिलिटी थी। सो वो सेंस था। और इलेक्शन इटसेल्फ को अगर आप उठा के देखें, 1970 के इलेक्शन के रिजल्ट्स देखें, जहाँ पे रूरल सिंध जो है पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया हुआ है, पंजाब स्वीप किया हुआ है, कराची के अंदर पीपल्स पार्टी को सिर्फ 2 सीट्स मिलती हैं, एक लियारी में और गबोल साहब की, और एक अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा इस तरफ मलीर वाले की साइड से इलेक्ट होते हैं। जो हार्टलैंड है कराची का, जो दिल है कराची का, वहाँ पीपल्स पार्टी बिल्कुल फारिग हो जाती है। सो पॉलिटिकली कराची स्टूड आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रोविंस एंड द कंट्री उसी दिन से। ज़ाहिर जब भुट्टो साहब ने सरकार बनाई थी तो वो कुछ उनके डिसीजन रेडिकल लगते हैं, नेशनलाइजेशन का फॉर एग्जांपल डिसीजन हो गया, या उर्दू का जो वो सिंधी कोटा सिस्टम था। आपको क्या लगता है कराची किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ इन 2 डिसीजन? जो पॉलिटिकल जो फायर हुआ ना, वो उस लैंग्वेज से इतना नहीं हुआ, वो था अपनी जो कोटा सिस्टम आया। कोटा सिस्टम जो है कराची में क्यों ज़्यादा रिएक्शन आया कोटा सिस्टम के खिलाफ, कि नेशनल कोटास प्रोविंसेस के तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गए। सिंध वाहिद था सूबा जहां अर्बन और रूरल की डिस्टिंक्शन लाई गई। ये ना पंजाब में था, ना केपी में था, ना बलोचिस्तान में था। जब आपने ये फैसला किया तो आपने क्यों, कराची में क्यों हुआ, सिंध में क्यों हुआ? इम्प्लिसिटली आप रिकग्नाइज कर रहे थे कि आइडेंटिटी जो है, शनाख्त जो है, वो शहरी सिंध की और देही सिंध की मुख्तलिफ है। आपने वो बुनियाद वहां पे लीगली रिकग्नाइज कर ली। सो उसकी वजह से जो आइडेंटिटी का जो क्राइसिस शुरू हुआ ना, वो वहां से हुआ। सबसे पहले फार्मेसी डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी में एक फार्मेसी एक्शन ग्रुप बना, ठीक है ना? अगर मुझे उसका नाम सही याद है तो उसका नाम फार्मेसी एक्शन ग्रुप था। फार्मेसी एक्शन ग्रुप के लीडर्स कौन थे? अगर आप उनको देखें, ये सारे वो हैं जो उसके बाद मेन लीडरशिप बनी 1900 मेरे ख्याल में 78 में जाके APMSO बनती है। मुझे अभी तक याद है डाउ मेडिकल कॉलेज के अंदर इलेक्शंस थे और जमीयत वर्सेस NSF इलेक्शन होता था। तो जो मेन ऑडिटोरियम था उसके बाहर वो ऐसे स्टैंडीज लगे होते थे, तो एक कोई लिखा हुआ था APMSO। मैंने पूछा अपने दोस्त से, ये APMSO क्या चीज़ है? उसने नहीं है, कोई महाजर स्टूडेंट। वो जो मेरा दोस्त था वो भी महाजर था। मैंने कहा महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन? कहता हाँ, एक महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। और वही APMSO की लीडरशिप जो है वो बाद में MQM की लीडरशिप, वो दैट वाज ऑब्वियसली मच लेटर इन 1985। आपको नहीं लगता भुट्टो साहब के पर्सपेक्टिव से देखें कि शायद ज़रूरी था सिंध के अंदर, ज़ाहिर है अर्बन डेवलपमेंट नहीं थी, बाकी शहरों के अंदर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको स्पेस देना ज़रूरी थी? तो आपके ख्याल में दही बलूचिस्तान में आप खुशदार उठा लें, ठीक है, तुर्बत उठा लें, आपके ख्याल में वहाँ पे वही एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं जो कोयटा में? तो आपके ख्याल से क्रॉस तो क्या चारसदा में वही हैं जो पेशावर में नहीं है ना? क्या मियांवाली में वही हैं जो लाहौर में नहीं है? राइट। सो बिल्कुल ये है, लेकिन आपने जो फैसला किया वो फैसला किया शनाख्त की बुनियाद के ऊपर।
आइडेंटिटी की बुनियाद के ऊपर, तो फिर आप सरप्राइज क्यों कि आइडेंटिटी सियासत वहां पे कराची में आई? जब आपने उनको बोल दिया, कराची सिंध की शहरी आबादी को आपने बोल दिया कि तुम मुख्तलिफ हो, तो उस मुख्तलिफ का नाम क्या है भाई? बहुत इसके ऊपर शोर मचता है कि वो क्यों अपने आप को महाजिर कहते हैं। ये नहीं हो सकता कि जब आप ऐसा फैसला करेंगे तो आप बोलेंगे तुम मुख्तलिफ हो, लेकिन जब बाकी तमाम चीज़ों की बात आएगी तो आप कहेंगे यार आप तो सिंध में रहते हैं, आपको सिंधी होना चाहिए। तो भाई अगर मुख्तलिफ है तो उन्होंने अपना नाम महाजिर एक्सेप्ट बना लिया। फॉर डाइविंग डाउन इनटू APMSO, जो दूसरा एक डिसीजन था वो नेशनलाइजेशन का था। हमें पंजाब का पता है कि यहाँ पे बटाला इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, CM लतीफ़ की जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई, नुकसान हुआ। कराची में क्या हो रहा था उस ज़माने में? नेशनलाइजेशन ने उस कराची को कैसे इम्पैक्ट किया? कराची सत्यानाश हो गया, बिकॉज जो बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे, बड़े फाइनेंशियल ग्रुप्स थे, वो तो डोमिनेटेड थे ना कराची वालों से। सो आई डोंट थिंक कि अब उसको उस एथनिक लेंस में देखा जाता है, क्योंकि उसमें पंजाबी भी पिस गए, उसके अंदर सैगल्स भी रगड़े गए और सब। लेकिन ये उस वक्त एक इम्प्रेशन ये था कि ये भी कराची को कॉर्नर करने के लिए गया, लेकिन ये एक छोटा एलिमेंट था। उसका एथनिसिटी से कोई ताल्लुक नहीं था। भुट्टो साहब का एक बिलीफ सिस्टम था जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने फैसला किया, और बहुत ही डिजास्टर्स डिसीजन निकला अल्टीमेटली। ओके, क्योंकि आपके फादर ने सर्व किया हुआ है जनरल अयूब के साथ, कभी जिक्र किया उन्होंने कि अयूब खान का जो डिसीजन था कि कराची से कैपिटल उठा के इस्लामाबाद लेकर आना, ये आपका अपना कोई इसके ऊपर एनालिसिस है कि क्या रीजंस थे? अच्छा, मैं नहीं, अब्बू से मैंने कोई इस कैपिटल की शिफ्टिंग के बारे में नहीं सुना, लेकिन एक कराची का शहरी होते हुए मैं तो दुआएं देता हूँ यार, खुद शुक्र खुदा का कि उठा के कैपिटल को वो इस्लामाबाद ले गए थे। आप कराची की आबादी देखें, अगर ये सारे VIPs कराची में रह रहे होते और हर थोड़ी देर बाद टूं टां वो जो है तो कराची तो 5 मिनट आप सड़क बंद करें तो अगले 3 घंटे जो है वो ट्रैफिक नॉर्मल नहीं होती। तो अच्छा है वहां से निकाल दिया। मेरे बहुत ये भी बड़ा इशू बनाया जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए शायद ये समझा जाता है कि अगर कैपिटल होता तो कराची होता फेडरल टेरिटरी, और अगर वो फेडरल टेरिटरी होता तो वो सिंध प्रोविंस का हिस्सा नहीं होता। सो अभी जो कराची को फीलिंग है कि जो पॉलिटिकल डिवाइड है, जो पॉपुलेशन डिवाइड है, वोटिंग पॉपुलेशन डिवाइड है, कराची से एक भी सीट अगर पीपल्स पार्टी ना जीते तो सिर्फ रूरल सिंध के वोट्स सीट्स के ऊपर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म करती है। इसलिए कोई बहुत बड़ी उनको कोई कंपल्शन नहीं है कि कराची के लिए कोई काम किया जाए या कराची वालों को खुश किया जाए। सो ये एक एट द बैक ऑफ द माइंड ये थिंकिंग हो सकती है कि यार फिर हम सिंध का ना हिस्सा होते हैं, हम फेडरल टेरिटरी होते हैं। सर, APMSO का आपने पहले भी जिक्र किया, आप डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं? APMSO जिस वक्त शुरू में इमर्ज की तो कोई बहुत बड़ा उससे इम्पैक्ट हुआ नहीं। इनिशियली जमीयत डोमिनेट करती थी कराची के कैंपसेस को ज़्यादा जगह, सवाए बड़ी जो जगह यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में NED वाज डोमिनेटेड बाय PSF। अदरवाइज जमीयत बाय एंड लार्ज, नॉट एवरी प्लेस बट बाय एंड लार्ज कराची के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डोमिनेट करती थी। और ज़ियाउल हक साहब आ चुके थे और उसके कोई 3-4 साल के बाद जो है स्टूडेंट यूनियन ही बैन हो गई। ठीक है, तो फिर उन्होंने स्पेस कैसे बनाई कराची के? अच्छा, उसके बाद तो चले गए थे, उसके बाद चले गए थे अमेरिका, अल्ताफ हुसैन। फिर जब वापस आए, फिर जब बनी है ना MQM के बनने के फौरन बाद मुझे याद है पहली जो बड़ी अनाउंसमेंट थी कि MQM हैज अराइव्ड, निश्तर पाक का एक जलसा था, एटलीस्ट जो मुझे याद पड़ता है, वो ठीक ठाक वहां पे क्राउड जमा किया था। से पहले बनने के बाद फाउंडिंग उनकी 85 है ना, 84 है या 85 है, राइट? सो वो फाउंडिंग के कुछ अरसे के बाद, और उसके बाद एथनिक टेंशंस कराची के अंदर बढ़नी शुरू हुई। बुशरा जैदी इंसिडेंट जो है, बुशरा जैदी इंसिडेंट क्या था? बुशरा जैदी एक स्टूडेंट थी, वो जा रही थी, फुटपाथ पे चल रही थी, एक मिनी बस ने उसको टक्कर मारी, उसकी डेथ हो गई। कराची में ट्रांसपोर्ट इज़ बाय एंड लार्ज डोमिनेटेड बाय नॉन महाजर्स, पठान है ज़्यादातर, मियाँ वाली वाले काफ़ी हैं जो, और सो वो भी एक एथनिक डिवाइड के तौर पर इमर्ज हुआ इशू, जो एक डिसकंटेंट था। जाहिर है मैंने MQM को हमेशा पॉलिटिकली अपोज किया है। मेरे ख्याल में MQM के जो भी मूवमेंट थी उससे कराची को फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन वो MQM ना बनती तो कुछ और बनती, कुछ अंडरलाइंग कॉज था, कोई अंडरलाइंग, कोई ज़मीन के ऊपर हकायक ऐसे थे जो कराची के रहने वाले को नज़र आ रहे थे
जिसकी वजह से एक उनमें एहसास था कि हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। वो कैच किया उसने फायर, यंगस्टर्स भी उसके अंदर जमा हो गए। सो इंटेलेक्चुअल्स, शुरू में तो एमक्यूएम की जो उर्दू बोलने वाले जो इंटेलेक्चुअल, लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने सपोर्ट की, बिजनेसमैन ने सपोर्ट की, बड़ी फिनोमिनल। मैं ज़रा सा आगे जा रहा हूँ, लेकिन 1988 का जो इलेक्शन हुआ, तो जो आखिरी दिन होता ना कैंपेन का, तो आखिरी दिन में हम लोग निकले, 3-4 लोग थे गाड़ी में, और हमने मोर और लेस कराची पूरा ट्रैवल, डिफेंस से निकले, उधर से होते हुए बर्न्स रोड, बीच में सारा उधर नाज़िमाबाद पहुंच गए, घूम के। लिटरली ऐसे लग रहा था कि पूरा शहर जो है सड़क पे आया हुआ, बच्चों से लेके 70-70, 80-80 साल के लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर थे। For the support of People's Party? MQM, this was MQM। ओहो, जिधर जाए आपको सिर्फ जो है वो क्या कहते थे, कराची में रहना है तो जे महाजर कहना है। सो कोई वजह थी ना, वो कोई स्टेट की ताकत नहीं थी उनके पास, कोई पैसों के अंबार नहीं लगे हुए थे उनके पास। लोग कहते हैं वो कंस्पिरेसी थ्योरी है कि ज़िया उल हक ने बनाई, जमात इस्लामी का इन्फ्लुएंस करने, जो मर्जी बना दे। डिक्टेटरों ने तो बड़ी पार्टियां बनाई हैं, अभी भी हम देखते हैं पार्टियां बनाते, अवाम में मकबूलियत नहीं मिलती डिक्टेटर के बनाने से पार्टी की। सो वो जो अवाम में मकबूलियत मिली, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि आपने जो अप्रोच इख्तियार की एमक्यूएम ने, उसके ऊपर आपको एतराज़ है, या उन्होंने जो काम किए वो ठीक नहीं किए। वो जो अंडरलाइंग कॉज थी उसको आप नेगेट नहीं कर सकते। और बुशरा ज़ैदी के बाद आपको नजर आ गया कराची क्लियरली डिवाइडेड है, और एमक्यूएम या कराची तो मैंने आपको बोला ना, पॉलिटिकली तो 1970 के इलेक्शन में भी आपको डिवाइडेड नजर आ रहा था, वो तो कंसिस्टेंटली होता रहा है कराची। अच्छा, आप 70 का इलेक्शन छोड़ें, आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चले जाएं अयूब खान के अगेन, तो कराची पॉलिटिकली आइसोलेटेड तो पहले से चल रहा था। लेकिन अब एक आपको सेंट्रली अलाइंड वो एक फोर्स अब आपको कि वो सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए हैं और वो एक पोटेंट फोर्स बन चुके हैं। आप जब एमक्यूएम के लेंस से देखते हैं चीजें, तो आपको क्या लगता है उनके लिए उनकी अपोजिशन पश्तून्स थे या उनकी अपोजिशन सिंधीज थे? यार वो इवॉल्व होती गई, वो इवॉल्व हो गई। सबसे पहले जो क्लैशेस हुए लार्ज स्केल के ऊपर, वो हुए पठान महाजर, सबसे पहले वो हुए। फिर उसके बाद सिंधी महाजर क्लैशेस हुए, हैदराबाद पक्का किला जो बहुत ही फेमस इंसिडेंट है, सो वो स्प्रेड कर गया। फिर पंजाबी महाजर क्लैशेस भी हुए, वो पंजाबी पख्तून इत्तेहाद बन गया। तो वो मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स के साथ क्लैश होते चले गए। फिर 85 में बुशरा ज़ैदी, 86 में एक और इवेंट था जिसने भी बहुत ज़्यादा रीशेप किया कराची को, वो कस्बा अलीगढ़ मैसेकर कहलाता है। वो क्या था, कोई स्पोर्ट थी आपके ख्याल से स्टेट की? एक तो इंसिडेंट अगर बता सके ऑडियंस के लिए ज़रा प्लीज। देखो, उस वक्त मैं थोड़ी सी स्पेकुलेशन के अंदर जो है ना वो जाने से गुरेज करता हूँ, बिकॉज कंस्पिरेसी थीरीज हर किस्म की होती थी। इवन जो पक्का किला का इंसिडेंट है, उसमें दोनों साहब, आप अपने सिंधी दोस्तों से बात करें तो आपको बिल्कुल मुख्तलिफ वर्जन मिलेगा, आप महाजिर दोस्तों से बात करें तो बिल्कुल मुख्तलिफ वर्जन मिलेगा। सो ये फैक्ट्स के ऊपर आपको कंट्रोवर्सी ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन क्या जो इनकॉन्ट्रोवर्टिबल क्या है, जो मैं कहने जा रहा हूँ, वो मैं 2018 की इलेक्शन कैंपेन में कहता क्या था। मैं 2018 की इलेक्शन कैंपेन के अंदर हर जगह जितने भी मैं कराची के मेरे जलसे होते थे, मैं एक ही बात बोलता था कि यार मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि एमक्यूएम जो है वो वेल मीनिंग है या नहीं। मैंने मान लिया कि एमक्यूएम वाकई में दिल से कराची की बेहतरी चाहती है। मुझे सिर्फ एक सवाल बता दो, कराची 2018 में बेहतर है या 1985 में बेहतर था? सो अगर एमक्यूएम की इमरजेंस के बाद कराची वालों की जिंदगी खराब हुई है बेहतर होने के बजाय, तो फिर ये मॉडल फेल हो गया ना। आप बिल्कुल नेक नियति से, मैंने मान लिया, मैं बहस में ही नहीं पढ़ता आपसे, ठीक है, मैं वही जो बोलो ना कि अंदर की कंस्पिरेसी थ्योरी में पढ़ता ही नहीं, लेकिन ये इनकॉन्ट्रोवर्टिबल फैक्ट है कि एमक्यूएम की इमरजेंस के बाद कराची के लिए मुश्किलात बढ़ी, कराची की परेशानियों में इजाफा हुआ, बेहतरी नहीं हुई। जिनापुर की कहानी क्या थी, कुछ याद है आपको? ये क्या एक कहानी शुरू हुई थी? नक्शे फिरते थे कि जिनापुर बनाना है, मतलब कराची को बेसिकली इंडिपेंडेंट करना है, ठीक है ना। And that was MQM behind it. That's what the accusation was कि MQM has always denied it. I won't be surprised कि उन लोगों में से कुछ लोग समझते होंगे कि ये बेहतर हो। बड़ी हमें एग्जांपल दी जाती है, तुम पागल हो, देखो हांगकांग को कैसे, सिंगापुर कैसे बन गया है, कराची भी हांगकांग सिंगापुर। आई रिमेंबर बॉयज आर्ग्यूइंग विद मी।
सो ऐसा नहीं है कि कोई भी वो फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन तो थी। ये डिस्कशन शुरू हो चुकी थी विद इन सोसाइटी। हाँ, सोसाइटी के अंदर डिस्कशन कि वो जनापुर वाला क्या खराबी है इसके अंदर। इट वाज यूज्ड एज एन एक्यूजेशन कि देखो एमक्यूएम जो ये तो मुल्क दुश्मन है और ये अलग करना चाहते हैं। सो दोज हु सपोर्टेड द आइडिया से अच्छा बुरी क्या बात है, ये तो अच्छा आइडिया, इसमें क्या खराबी है। बट जो ऑफिशियल लाइन थी एमक्यूएम की वो ये थी कि अलग सूबा होना चाहिए। वो अभी भी है उनकी लाइन, मैं उससे डिसएग्री करता हूं और मेरे ख्याल में वो कॉप आउट है। ये इसका मतलब आप कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि आपको पता ये तो होना ही नहीं है। सिंध असेंबली की मेजॉरिटी कहाँ से लेके आएंगे आप जो ये वोट करेगी कि कराची है। मुझे याद है एक दफ़ा हम इंजीनियर थे, नॉट अ पॉलिटिशियन, पॉडकास्ट हम जा रहे थे, हमारे एडवाइज़र थे सिंधी थे, तो मैंने रिटायर्ड, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इसमें ऐसे ही मैंने उनको छेड़ने के लिए पूछा, मैंने कहा वैसे क्या हर्ज है इसमें, कराची अगर अलग हो जाए। कहते साईं ये आप ऐसा पूछ रहे हो मुझसे कि तुम्हारी माँ के अगर 2 टुकड़े कर दें तो इसमें क्या हर्ज है। दैट्स द काइंड ऑफ इमोशन दैट इज देयर ऑन द अदर साइड, राइट। सिंध प्रोविंस हैज बीन, कराची हैज बीन पार्ट ऑफ सिंध फॉर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज, राइट। इट्स ऑलवेज बीन देयर। डेफिनेटली कराची नीड्स अ चेंज। जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से आप इस वक्त कराची चलाने की कोशिश करें, अगले 50 साल भी आप कराची के प्रॉब्लम नहीं ठीक कर सकते। और जब तक आप कराची के प्रॉब्लम नहीं, क्या हम लाइन यूज करते थे तहरीक इंसाफ में कराची में, जब तक नया कराची नहीं बनेगा नया पाकिस्तान नहीं बन सकता। एंड आई जेन्युइनली बिलीव दैट। सो 87 एमक्यूएम ने स्वीप किया बल्दियाती इंतखाबात को, 88 के अंदर भी यही हालात थे। व्हाट हैपेंड इन 90s फिर के इतना स्प्लिट क्यों नज़र आया विद इन कराची, जो 92 का ऑपरेशन पूरा हुआ, उसकी रीज़न क्या थी, हालात क्या थे, आपने तो विटनेस किया होगा। एक आई डोंट नो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट हो गई बंदूक का, क्योंकि क्लैशेस हुए तो आम हो गए। अब यंग है, पॉलिटिकली डोमिनेंट है, कंट्रोल नहीं है, जो भी मुझे नहीं पता उसकी वजह क्या थी, बट clearly MQM then went militaristic। और उसका पहला निशाना जो है वो आपस में एथनिक क्लैशेस तो हुए, बट ऑन अ डे टू डे बेसिस। मुझे अभी तक याद है, मेरा एक दोस्त, मैं बहुत क्लोज के साथ बैडमिंटन खेली हुई, वहीं पे रहता था और वो मूव आउट कर गया फिर वहां से। वो कहता था शाम को आते थे, मैं कहा भाई आप दफ्तर से आ गए ना, अच्छा अब तो आपको मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं, तो मैं आपकी मोटरसाइकिल ले जा रहा हूँ। एंड यू कुड नॉट से नो। सो इस किस्म की स्टोरीज अब ग्राउंड से आना शुरू हुई। और तो वो जिस फिर तरफ चली गई, आप ये कह सकते हैं कि स्टेट का रिप्रेशन हुआ, उसके रिएक्शन में हुआ, जो भी उसकी वजह थी, लेकिन वो जिस डायरेक्शन में चली गई तो फिर उसके बाद कुछ ना कुछ होना था। लेकिन स्टेट की रीजनिंग समझ चाह रहा हूँ कि 92 का जब ऑपरेशन लॉन्च हुआ, स्टेट की रीजनिंग क्या थी? कराची आपका इकोनॉमिक हार्ट है और आपका इफेक्टिवली ग्राउंड पे कंट्रोल लूज हो चुका है। अच्छा मैंने आपको बताया ना, एमक्यूएम की जब इमरजेंसी हुई तो बहुत बिजनेसमैन सपोर्ट करता था। अब बिजनेसमैन जो है वो कह रहा है भाई मुझसे बता लिया जा रहा है, मैं दुकान नहीं चला सकता, मैं इंडस्ट्री नहीं चला सकता मेरे पर। सो सडनली बिल्कुल डायनामिक्स बदलने शुरू हो गए ना। इवन आपको मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आवाजें उठ रही हैं, जिन्होंने सब वोट डाले हुए हैं, वो कह रहे हैं यार ये तो मेरे ऊपर काबिज हो गए, तो मैं तो पहले से भी बुरे हालात में आ गया। और तो स्टेट जो है वो तो नहीं चाहेगी कि मोनोपोली ऑफ वायलेंस किसी के पास हो। तो मोनोपोली ऑफ वायलेंस आपने कराची में लूज कर दिया। मोनोपोली ऑफ वायलेंस जो है वो नो लॉन्गर एग्जिस्ट विद द स्टेट। एमक्यूएम इज एटलीस्ट ए बिग फैक्टर, इफ नॉट द डोमिनेंट फैक्टर ऑफ वायलेंट फोर्स इन द सिटी। सो उसके ऊपर रिएक्शन हुआ। वो रिएक्शन ऐसा किया कि मतलब हालात बेहतर करने, जो हमेशा होता है जब भी आप ब्रूट फोर्स यूज करेंगे, जब भी आप सिविलियन पॉपुलेशन के अंदर ब्रूट फोर्स यूज करेंगे तो हमेशा आप मसाइल बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। और वही हुआ 92 के इलेक्शन ऑपरेशन के बाद भी हमको तो एक बिल्कुल एट अ मैस लेवल 90s जो था उसके अंदर आपको लगता था कि कराची में अब ये स्ट्रीट के कंट्रोल के लिए एक वॉर चल रही है। आपके ख्याल से कौन ये पूरा शो रन कौन कर रहा था टू काउंटर एमक्यूएम? फेडरेशन से हो रहा था, पिंडी से हो रहा था? अच्छा, इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी वो और एस्टेब्लिशमेंट कभी सेम पेज पे होते थे और कभी नहीं होते थे। ठीक, नवाज शरीफ जो है वो एलआई थे एमक्यूएम के, पहले उन्होंने अपोज किया, फिर जो दूसरा ऑपरेशन था फिर उन्होंने उसको एंडोर्स कर दिया। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के अपने साथ जो है एस्टेब्लिशमेंट की बहुत अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी, कभी अच्छी होती थी कभी खराब होती थी। सो एस्टेब्लिशमेंट क्लियरली उस वक्त पुश कर रही थी इन दैट 92 से 99 फ्रेम। ठीक है ना, जब जनरल मुशर्रफ बने तो एकदम से एस्टेब्लिशमेंट की सारी पॉलिसी अबाउट एमक्यूएम बदल गई। एंड जनरल मुशर्रफ जो है
वो मुझे अभी तक याद है। इशरतुल अब्बाद की आपने स्टोरी सुनी होगी, मैं नहीं रिपीट करना चाहता कि उनके ऊपर क्या एक्यूजेशन थी, बड़ी सिवियर फौज की तरफ से, वो मेजर कलीम वाला इंसिडेंट। मेजर कलीम वाले में ये इन्वॉल्व थे? अल्लाह जानता थे नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जो उर्फ आम वाली जो स्टोरी थी ना, तो सडनली एक गवर्नर हाउस कराची में मीटिंग कॉल होती है, जनरल मुशर्रफ वहाँ पे आए हैं, बिजनेस कम्युनिटी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों को बुलाया हुआ है। सो उसमें वो रैंडमली, हालांकि वो पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं था, बात कुछ और हुई थी, सेड कि बिकॉज गवर्नर हाउस में हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आई थिंक वी गोना मेक इशरतुल अब्बाद गवर्नर, आई थिंक इज अ गुड मैन। अब सब देख रहे एक दूसरे के, ये गुड मैन तो कल यस्टरडे तक तो बैड मैन था, ये अब गुड मैन हो गए। सो एक ड्रामेटिक चेंज ऑफ स्टेट पॉलिसी टुवर्ड्स एमक्यूएम आपको नजर आई। परवेज मुशर्रफ के 8-9 साल जो भी थे, आपके ख्याल से वो एमक्यूएम को क्यों सपोर्ट करते? क्या एथनिक रीजन थी, बिकॉज ही वाज फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, और सम अदर रीजन? हो सकता है कि ये वजह हो सकता है कि ये वजह हो। एक नेचुरल, जिस लेंस से आप चीज़ों को देखते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। आपके एथनिक बैकग्राउंड, जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, जिनसे आप करीब हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। नेचुरल फिनोमेना, सारी दुनिया में होता है, नथिंग स्ट्रेंज अबाउट दैट। जनरल असलम बेग भी सपोर्ट करते थे फिर, क्योंकि मेरे ख्याल से वो भी सेम कम्युनिटी से थे। हाँ, जनरल असलम बेग ने क्योंकि डायरेक्टली टेक ओवर नहीं किया, तो उनकी जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट थी वो विजिबल एज सच नहीं हुई, सो उससे नहीं पता चला। लेकिन क्लियरली, ऑल्दो जनरल असलम बेग की एक तकरीर जो है वो बहुत फेमस हुई, जब आर्मी चीफ वो बने ना, तो उस वक्त तो पूरी एमक्यूएम की बिल्कुल पीक पे, और इमोशनल, और महाजरों के साथ जुल्म, और सो इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली इलाहाबाद से थे उनकी फैमिली, अगर यूपी में कहीं से फैमिली थी, उन्होंने उस शहर का जिक्र किया, उन्होंने कहा वहाँ से आया था, बेसरो सामान आया था, आज पाकिस्तान आर्मी का चीफ हूँ, तो मुझे कोई बताए कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है, ठीक है। सो ही एक्चुअली आर्ग्यूड अगेंस्ट दैट, एटलीस्ट एट दैट लेवल, जो आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द एमक्यूएम मूवमेंट को ही अपोज्ड। वैसे वो भी आप देखें कमाल, एक्सीडेंटल आर्मी चीफ थे ना 1988, हाँ, बट नंबर 2 तो पहुंच चुके थे ना, नंबर 2 तो ही इज ऑलरेडी, रिमेंबर उस वक्त का जो सिस्टम था, ज़ियाउल हक का, द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज द वन हु यूज्ड टू रन द आर्मी, राइट। वो जनरल आरिफ के वक्त से ऑनवर्ड्स द वाइस चीफ यूज्ड टू रन द आर्मी। 88 वो है, और 98 में मुशर्रफ बने, सो 10 साल के पीरियड में 2 आर्मी चीफ्स महाजर बने। सो एनीवे, सो उनका पॉलिटिकल एज सच में नहीं, मतलब मुशर्रफ साहब का क्लियरली ही हैड अ सॉफ्ट स्पॉट। कराची के लिए मुशर्रफ वाज गुड। मैं कराची का शहरी होते हुए कह सकता हूँ कि हमने काम होते हुए देखा, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया, दोनों नाजिम जो थे दोनों ने परफॉर्म किया। नेमत हुसैन एडवोकेट जमात इस्लामी के जो थे, उन्होंने भी परफॉर्म किया, और मुस्तफ़ा कमाल एमक्यूएम, उन्होंने भी परफॉर्म किया। फेडरल गवर्नमेंट की पूरी, प्रेसिडेंट की फुल बैकिंग थी, फंड्स अवेलेबल थे, सो वो अच्छा पीरियड था कराची के लिए। लेकिन ये वही टाइम था जब लियारी की अंदर गैंग वॉर भी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो बढ़ रही गया, थी। बट कराची, अच्छा एक चीज जरा याद करो, कराची जिस साइज का शहर है ना, दुनिया में कहीं चले जाओ तो आपको क्राइम नजर आएगा, और ऑर्गेनाइज क्राइम नजर आएगा। बॉम्बे में है, दिल्ली में है, न्यूयॉर्क में है, वॉशिंगटन डीसी में। मैं तुम्हें मजेदार चीज़ बताता हूँ, ये उसी का पीरियड है, लेट 90s का टाइम फ्रेम है। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो वर्ल्ड बैंक की प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग आर्म है, उसकी कोई टीम आई हुई थी यहाँ पे, हमारे प्रोजेक्ट उन्होंने फाइनेंस किए हुए थे, तो हमारे जो प्रोजेक्ट के कस्टमर्स थे वो उनको विजिट कराने के लिए ले गए, कुरंगी में कहीं ले गए, वहाँ पे उसको जी बंदे ने पकड़ लिया, उसका फ़ोन उससे छीन लिया। अब मैं इनको सुना रहा हूँ, मैं तुम्हारा दिमाग ख़राब, तुम कहाँ उसको कुरंगी लेके चले गए। अगले दिन वो आया, मैंने उसको बड़ा अपोलोजाइज़ किया। ही सेड फॉर व्हाट? ऐसे यार तुम्हारे साथ ये यू वर हेल्ड अप yesterday. He said I've been held up 3 times in Washington DC. What's the big deal? ठीक है ना? So ये जो है, that's not the exceptional part. हाँ, लेकिन जो मैं समझना चाह रहा हूँ ये कि लॉस एंजलिस में जाएं, इस वक्त गैंग वॉर जो वहाँ पे होती है, बिल्कुल है, लेकिन क्या स्टेट के का ऑपरेटर्स किसी एक ग्रुप को सपोर्ट भी कर रहा होता है? जैसे अमन कमेटी थी, उजैर बलोच की, उसको स्टेट सपोर्ट कर रही थी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो जो दैट पार्ट ऑफ इट, कि जहां पे वो आपकी लार्जर पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ अटैच हो जाए, दैट्स द मोर सीरियस प्रॉब्लम तो वो भी है, बंदूकें लेके जा रहे हैं, जिंदगी आराम की लिए। लियारी के हालात वैसे बहुत बेहतर हुए उसके बाद, सो दैट वाज गोइंग ऑन, एंड दैट इज ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक। बट लियारी, इफ यू रिमेंबर, कराची के अंदर लियारी इज 21 सीट्स हैं, उसमें से एक MNA सीट लियारी है, सो लियारी इज नॉट द डोमिनेंट पार्ट ऑफ कराची। ठीक है,
सो आप खुद जिक्र कर चुके हैं कि लेजेंड के तौर पर पढ़ाया जाता है। 65 के अंदर एक राइट्स होते हैं कराची के अंदर, अगेन अयूब खान साहब हैं, ज़ियाउल हक के ज़माने में 85 में फिर कराची में राइट्स होते हैं। देन 12 मई 2007 परवेज़ मुशर्रफ का टाइम है। मेरे ख्याल से आप कराची में थे उस वक्त, क्या 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 विटनेस किया आपने 12 मई को? फर्क 12 मई का डिफरेंस दूसरी दो जो आपने इंसिडेंट्स कोट किए हैं उससे एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इस दफा ये महाजर थे जिनके हाथ में बंदूकें थी, ठीक है ना। एमक्यूएम ऑब्वियसली नहीं मानता उसको, लेकिन अटैक्स ऑफ 85 के अंदर भी बुशरा बीबी के, बुशरा ज़ैदी के बाद भी उधर तो इट्स कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना। यहाँ पे तो उस दिन 12 मई को वन साइडेड स्लॉटर हुआ है, लाइव टीवी के ऊपर चल रहा है, फायरिंग हो रही है। वो बलोच कॉलोनी वाला जो बाईपास का ब्रिज है उसके ऊपर से खड़े हुए नीचे ड्रिग रोड के ऊपर शारा फैसल के ऊपर फायरिंग हो रही है वो। और ये सब होने के बाद उस दिन सीन्स आप बता रहे, हम सुबह गए जी, मैं लॉयर्स मूवमेंट का हिस्सा था, सो काली पट्टी पहन के हम फिरते थे, अरेस्ट भी हो गए, दरख्शां थाने में बंद भी कर दिए गए। एंकरों का चीफ एग्जीक्यूटिव था और दरख्शां थाने में बंद हो गया। मुझे अभी तक याद है, जियो का रिपोर्टर वहाँ बीट रिपोर्टर आया, उसने एसएचओ से बोला, कहते तुम्हें पता है ये किसको पकड़ा है तुम्हें? तो मुझे क्या, उसको क्या पता मसा तुम्हारे को? कह रहे ये जियो की खबर नहीं है, ये CNN की खबर है। एनीवे, तो वो हम पहुँच गए जी हाईकोर्ट जब वहाँ पहुँचे तो थोड़ी देर बाद बार रूम में बैठे थे, थोड़ी देर बाद देखा कि फायरिंग शुरू हो गई है टीवी के ऊपर। हमने कहा अच्छा जब निकलते हैं वापस घर जाते हैं। बाहर निकले तो सारी बसेस ने सराउंड किया, एमक्यूएम के लड़के थे वहाँ पे, जो मर्जी एमक्यूएम के, ये फैक्ट है, एमक्यूएम के लड़के थे वहाँ पे और वेपन्स थे, नज़र आ रहा था। और उसके बाद पूरे शहर के अंदर जो फायरिंग हुई मुझे अभी तक याद है। अच्छा, मैं उधर से जो गया था बाय कोइंसिडेंस, बाय डिज़ाइन नहीं था, बाय कोइंसिडेंस मैं जिधर गया वो मेरा दोस्त, बहुत क्लोज मेरा दोस्त है, वो सिंधी दोस्त है, तो हम स्टिल रिमेंबर साथ बैठे देख रहे थे। सो वो दिन याद है। बट उसका उस दिन का ये तो जाहिर है जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, बट उससे ज़्यादा बुरा जो हुआ जो उस दिन रात को परवेज़ मुशर्रफ ने तकरीर की कराची में, मैं आपको सॉरी इस्लामाबाद में डी चौक में। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि मेरे ख्याल में परवेज़ मुशर्रफ कराची के लिए उस साल में अच्छा था, परवेज़ मुशर्रफ का दौर। लेकिन वो जो तकरीर करते हैं और वो ऐसे करके कहते हैं कराची में आज अवाम ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, आई थिंक दैट, मतलब उसमें तो कोई शक ही नहीं छोड़ दिया ना आपने कि स्टेट पीछे थी कि नहीं थी। सो दैट वाज अ बैड डे। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अगेन कराची ना। 12 मई को थोड़ा सा पीछे अगर हम चले जाएं तो कराची की वो स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन से सारा इनका चौधरी साहब का और मुशर्रफ साहब का स्टार्ट हुआ था। वो एक इशू था, मल्टीपल इश्यूज थे, बट हाँ स्टील मिल जो है। और आपके ख्याल से बीइंग एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड, प्राइवेटाइजेशन तो जरूरी थी? उसमें कोई लीगल इंटरवेंशन की कोई बेसिस ही नहीं थी। मतलब प्राइवेटाइजेशन अच्छी है नहीं तो वो अलग बहस है ना, बट क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन करना चाहिए, कोई बेसिस नहीं थी। और जो डिसीजन जिस बेसिस के ऊपर दिया था वो अब्सर्ड बेसिस था, एब्सोल्युटली अब्सर्ड बेसिस था। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इससे लिंक्ड दोनों का, लॉयर मूवमेंट और इससे। मैं जब अरेस्ट हुआ था ना तो राणा भगवान दास थे सुप्रीम कोर्ट के जज। राणा भगवान दास रिटायर हुए, राणा भगवान दास गए सखर, उन्होंने एक तकरीर की, जनरल मुशर्रफ को पसंद नहीं आई, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। हमें पता चला कि जी राणा भगवान दास अरेस्ट हो गए और गवर्नमेंट मान भी नहीं थी कि अरेस्ट हो गए। हमने कहा ये क्या बकवास है ये। तो हम पहुंच गए अपने राणा भगवान दास के घर के पास। वहाँ पे हमने पहले खड़े रहे, हमने कहा जी हमने उनसे मिलना है। वो कह रहे हैं जी नहीं मिल सकते। भाई क्यों नहीं मिल सकते, पुलिस खड़ी हुई है वहाँ पे। अब हमने देखा कि वो पुलिस मोबाइल एक दो आने शुरू हो गए। तो उसके बाद हमने कहा, हमने कौमी तराना पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा यार अब जो है ना इन्होंने जो काम किया इसकी माफ़ी नहीं हो सकती, ये कौमी तराना पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने चुका हमें उठा के उसके अंदर फेंक दिया। तो जब ये सब कुछ हो गया, वो रिस्टोर हो गए, तो राणा भगवान दास ने मुझे मैसेज भेजा। मैं उनको नहीं जानता, मैं कभी भी नहीं उनसे मिला था, ना वो मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि मिलना चाहते हैं। मैं चला गया उनसे मिलने के लिए। उन्होंने कहा जी मुझे किसी ने बताया कि आप मेरे घर के बाहर प्रोटेस्ट करने गए थे, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपका थैंक यू कर दूँ, आपसे मिल लूँ। तो उस दिन मैंने उनको कहा था कि खुदा का वास्ता, जिस तरह आप जजेस जो हैं वो लॉयर्स होते हैं, और इसके बावजूद आप लॉयर्स अपॉइंट करते हैं एज एमिकस क्यूरे कि जी आप बताएं कि आपके ख्याल में लीगली इस इशू के ऊपर फ्रॉम टाइम टू टाइम आप केसेस के अंदर आप अपॉइंट करते हैं एमिकस। तो वो काम जिसकी आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, यानी फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, तो आप एमिकस एक बनाएं पैनल,
तो जिसके अंदर उनका स्टील मिल, और मैंने एग्जांपल दी कि स्टील मिल टाइप को केस आता है तो आप किसी पढ़े लिखे आदमी से जिसको समझ है उससे गाइडेंस तो लेना। आप कम से कम ये तो ना करें, वो पता, मैं कोर्ट में नहीं था तो मैं गारंटी नहीं कर सकता कि ये स्टोरी सही है कि नहीं है, लेकिन मुझे सुनाई गई है कि वो बेसिकली जब आप वैल्यूएशन करते हैं किसी कंपनी के तो उसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड कहते हैं, फ्यूचर अर्निंग्स होती हैं उसको डिस्काउंट करते हैं, इट्स कॉल्ड द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तो अपेरेंटली चीफ जस्टिस साहब ने सवाल पूछा उनसे कि ये बताएं कि आपने कैसे तय की थी, इसकी कीमत कैसे तय की? उन्होंने कहा जी हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। उनका देखा ये तो मान गया डिस्काउंट पे दी थी। तो अल्लाह जानते हैं ये स्टोरी सही है कि नहीं है, बट क्लियरली कोई लीगल बेसिस नहीं था इंटरवेंशन का। 2010 ऑनवर्ड्स कराची, आप लोग ज़ाहिर है हुकूमत में आने से पहले ही प्लानिंग्स कर रहे होंगे, कराची को कैसे देख रहे थे कि वंस 2013 हो गए, 2018 हो गए, जब भी इलेक्शंस हो गए, पीटीआई गवर्नमेंट बनाएगी, कराची का कुछ सोल्यूशन सोचा हुआ था? कराची के यार मैं आपको बताता हूँ कि हमें जो प्रॉब्लम हुआ दो लेवल्स के ऊपर हुआ। एक तो ऑब्वियसली प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारी नहीं है, लोकल गवर्नमेंट हमारी नहीं है, तो ग्राउंड को हम कंट्रोल नहीं करते। तो जो हमने जो छोटी भी इंटरवेंशंस वहाँ पे करने की कोशिश की, पीपल्स पार्टी के ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरेस्ट में नहीं था कि तरीके इंसाफ यहाँ पे आके काम करें। इनफैक्ट मुझे अभी तक याद है कि एक हमारी मीटिंग जो होती है फोरम की, एग्जैक्ट NEC की मीटिंग थी, आई थिंक इट वाज NEC, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की, जिसके अंदर वो बजट अप्रूव होता है, PSDP अप्रूव होता है अगले साल का, तो सूबे के वज़राए आला भी वहाँ पे होते हैं। फिर वो प्लानिंग मिनिस्टर जो है वो प्रेजेंटेशन करता है, तो हमने प्रेजेंटेशन की। तो मुराद अली शाह जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आप बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये छोटे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये काम हम कर लेंगे। तो मुझे अभी तक याद है महमूद खान जो KP के CM थे, उन्होंने कहा PM साहब इनको ये नहीं चाहिए कराची के लिए, आप ये हमें KP में दे दे, हम करवा लेंगे, हमें पैसा चाहिए। सो वो एक रेजिस्टेंस वहाँ पे आती थी। फिर एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल लॉगर हेड्स थे बिल्कुल पीपल्स पार्टी और PTI के, तो उसके अंदर प्रोग्रेस को काम ही नहीं कर सक रहे। तो एक ब्रेक थ्रू हुआ, और वो ब्रेक थ्रू हुआ थ्रू इंटरवेंशन ऑफ द आर्मी लीडरशिप। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, एंड इट वाज विजिबल कि ये क्या हो रहा है। और पहली मीटिंग जो हुई पीपल्स पार्टी के साथ इसके ऊपर, वो आई स्टिल रिमेंबर, कोर कमांडर हाउस कराची के अंदर ये मीटिंग। दैट इज 2019? ये है नहीं, दिस इज नॉट 2019, ये होगा 2020, ठीक है ना। और एक एग्रीमेंट हुआ कराची डेवलपमेंट के ऊपर, एग्जैक्ट नाम मुझे उसका याद नहीं आ रहा, बट एक एग्रीमेंट हुआ, उसमें टोटल को 1000 अरब की स्कीम्स थी, 60% उसमें से वफाक की जिम्मेदारी थी, 40% उसके अंदर सूबे की जिम्मेदारी थी। सो वफाक में क्योंकि हम बड़े काम करना चाहते थे तो 5 बड़ी स्कीम्स हमने पिक की। उसके अंदर पानी बहुत बड़ा मसला है कराची का। सो जो K4 जो 15 साल से रुका हुआ था, अबैंडन्ड प्रोजेक्ट था, बिल्कुल सालों से रुका हुआ था, उसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और वो पहले सूबे के साथ पार्टनरशिप में था। हमने कहा यार 100% हम फंड करेंगे, और उसकी कॉस्ट एस्केलेट कर गई थी, हमने कहा हम करेंगे, वफाक करेगा पूरा। उसके ऊपर बेतहाशा काम हुआ। वापडा को उसका एग्रीमेंट दिया गया, जनरल मुजम्मिल को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, उन्होंने बड़ी ओनरशिप ली उस प्रोजेक्ट की, और वो कमिटमेंट हो गई, टाइमलाइंस बन गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। 2023 उन्होंने कहा था मैं अक्टूबर में डिलीवर करूंगा, मैंने कहा जी 2023 अगस्त में हमारी हुकूमत खत्म हो रही है जनरल साहब, आपने मुझे अगस्त में डिलीवर करके दे रहा है। उन्होंने कहा जी आई ट्राई माय बेस्ट, लेकिन ऑफिशियल डेट अक्टूबर है। वापडा चेयरमैन जो उस वक्त होते थे। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा इशू है। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट पहले से इनिशिएट हुआ था, लेकिन उसकी कंप्लीशन की हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। मैं हर वीकेंड कराची में जाके खुद मीटिंग चेयर करता था। फाइनली हमने ग्रीन लाइन चला के दिखाई। सो वो प्रोजेक्ट इमरान खान ने, वज़ीर आज़म ने इनॉग्रेट किया। तीसरा प्रोजेक्ट जो हमने ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, मतलब एक वो हो गया, दूसरा ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट था, वो हमने कराची फ्रेट कॉरिडोर, जो इंपोर्ट होता है सारा सामान सारे पाकिस्तान के लिए जो आता है, वो कराची में लैंड करता है, पोर्ट वहाँ पर है, और वहाँ से वो सड़कों से जाता है। चौक हुई हुई थी सड़कें, देर भी लगती है, बैकलॉग्स होते हैं, डिमरेजेस होते हैं पोर्ट के ऊपर। तो हमने कहा कि एग्जिस्टिंग रेल ट्रैक के साथ एक पैरेलल रेल ट्रैक डाला जाएगा, और एक कमर्शियल सिर्फ फ्रेट ट्रेन चलेगी, वो पिपरी पे जाके रुक रहेगी, वहाँ पे अनलोडिंग होगी सारी, और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होगी टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। वो प्रोजेक्ट की भी फिजिबिलिटी वाला पे। तीसरी KCR,
सो ये चौथा प्रोजेक्ट हो गया, तीसरा ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट कराची सर्कुलर रेलवे मॉडर्न वन, नॉट वो पुरानी वाली जो स्टार्ट करनी थी। वो भी स्टार्ट ऐसे हुआ कि मुझे शेख रशीद ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बुला रहे हैं, गुलजार साहब थे चीफ जस्टिस, तो केसीआर डिस्कस करना है। मैंने कहा केसीआर से मेरा क्या ताल्लुक होता, आपका प्रोजेक्ट है पुराने वाला जो केसीआर था, विच फ्रेंकली डजंट मेक एनी सेंस एनी मोर। एनीवे मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया, उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस ने कहा कि ये आपने करना है चीफ। मैंने कहा जी मैंने करना है, ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और सो प्रोविंस अगर रेलवे से करवाना चाहता है तो और बात है, लेकिन अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में ये। उन्होंने कहा ये आप भी कह रहे नहीं करेंगे, या आप करेंगे या नहीं होगा, मैं लिखवा रहा हूं ऑर्डर के अंदर आप करेंगे। मैंने चलो जी हम करेंगे। अच्छा उसकी रेजिस्टेंस आखिर तक आती रही, मुराद अली शाह केप्ट ऑन सेइंग कि ये प्रोविंस करेगी। ऐसे यार अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया मैंने करना है। अगेन एक इनोवेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्ट्रक्चर बनाया, खुद मैं ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व हुआ, उसकी इनिशियल प्लानिंग होगी, मीटिंग पे मीटिंग। दैट प्रोजेक्ट अभी तक आपकी मॉडर्न केसीआर, मोस्ट ऑफ इट वाज एलिवेटेड, वो चल रही होती है आपकी। 4 प्रोजेक्ट हो गए। फिर एक प्रोजेक्ट था जो कराची में बारिश होती है तो तबाही फैल जाती है, तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनने थे, उनकी क्लियरेंस होनी थी एग्जिस्टिंग वंस की, नए ड्रेन्स बनने थे। वो भी कुछ 70 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, लोग रिलोकेट होने थे उसके अंदर, सड़कें साथ बनी थी। दैट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च, उसका इनिशियल कंप्लीशन भी मैंने खुद इनॉग्रेशन की और अभी तक आई अज्यूम कि वो कंप्लीट हो चुका। सो ये काम हम करने, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट गिरी केसीआर की प्रोग्रेस बंद, फ्रोइड कॉरिडोर की प्रोग्रेस बंद, आपके K4 वो पानी वाला प्रोजेक्ट अभी तक वहीं फंसा हुआ। तो कराची पॉलिटिकल आप छोड़ दें, हम अच्छे थे बुरे थे, गलती हमारी थी नहीं थी, लेकिन कराची ने बड़ी भारी कीमत अदा की है वो गवर्नमेंट टूटने की। सिर्फ अगर वो 1.5-2 साल और चलने देते ना, ये सारे प्रोजेक्ट डिलीवर कर देने थे हमने। ठीक है सर, बस मूविंग टुवर्ड्स कंक्लूजन, आपने ज़ाहिर पीटीआई की भी परफॉर्मेंस की बात कर ली, उससे पहले पास्ट के अंदर हम लोगों ने एथनिक लेंस या कह लेंगे क्राइम के लेंस से तो कराची को बहुत देख लिया। करप्शन का कितना किरदार है कराची की डेवलपमेंट जो रुक जाती है या स्लो होती है, और किस तरह से करप्शन होती है कराची? बेताशा, मतलब उसके सबसे क्लासिक एग्जांपल तो ऑब्वियसली पानी का जो प्रॉब्लम है, इतना जो एग्जैसरबेट हुआ हुआ है, करप्शन जो है, जो इलीगल पैसा बनाया जा रहा है, इज अ मेजर रीजन फॉर दैट। ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स कराची के अंदर जो हैं, उसका एक मेजर रीजन जो है उसके पीछे करप्शन है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिके हो रहा है उसकी वजह जो करप्शन, कोई जाता है कराची, जो भी इस्लामाबाद लाहौर से पहली दफा कराची जाता है वो शॉक हो जाता है देख के। यार बाकी तो आप छोड़ दें, वो करप्शन का डायरेक्टली रिलेटेड इशू नहीं है, बट कराची कितना ज्यादा नेग्लेक्टेड है बनस्बत उसके बाद सब बाकी पाकिस्तान वाले परेशान हो। यार कराची वालों को पता नहीं मसला क्या है, खुश कभी नहीं होते। यार बाकी सारा छोड़ दें, ठीक है ना, ये तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी निकम्मी होती है। वो डीएचए लाहौर भी चलाता है एक ही इदारा, और डीएचए कराची भी वही इदारा चलाता है। जरा आके कंपैरिजन करके आप देखें, मेरे बड़ा दिल करे। एक दिन जो है मैं घर से निकला, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में टैक्स देने वाले लोग उस इलाके में अंदर रहते हैं जहां पे मैं कराची में, जहां मेरा घर है। सड़कें टूटी हुई, 2 साल गुजर गए, ठीक ही नहीं हुई। मेरा एक दिन बड़ा मूड हुआ, इसकी तस्वीरें बना के ना मैं कोर कमांडर कराची और जनरल बाजवा को भेजूंगा, यार आप इतने अच्छे जो मशवरे देते ना मुल्क बेहतर करने के लिए, खुदा का वास्ता यार ये डीएचए कराची ठीक करा दो। तो पानी की भी वीडियोस आती हैं, बारिश होता है तो सो कराची का ये ख्याल नहीं है, ये रियलिटी है कि कराची को अनफेयरली ट्रीट किया जाता है। और नहीं, आप कंक्लूड करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको कंक्लूड करने नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक आप इसके इलाज की बात नहीं करेंगे ना, ये करप्शन और ठीक है, ये सब जो है ये सेकेंडरी इश्यूज हैं। जो असल इशू है वो कराची के गवर्नेंस स्ट्रक्चर का इशू है, ठीक है जी। और ये उमूमी तौर पे सारे पाकिस्तान का इशू है, ये सिर्फ कराची का इशू नहीं है, सारे पाकिस्तान का इशू है। लेकिन कराची की 2 वजह से स्पेशल बन जाता है ये इशू। क्यों? एक तो मैंने आपको बता दिया कि खुद गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का मैंडेटेड आइडेंटिटी डिवाइड है भाई, अर्बन अलग है, रूरल अलग है, कि अपना उनका किया हुआ लीगली मैंडेटेड डिवाइड है। उसकी वजह से ये इशू ज्यादा बड़ा बन जाता है। एंड सेकेंडली, सबसे बड़ा शहर मुल्क का, इकोनॉमिक हार्ट मुल्क का, और आप शुरू में कहते थे कि कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है, इसमें कोई शक ही नहीं है यार। मैं आपको डेटा, टैक्स का डेटा जो बड़ा डिस्प्यूट हो जाता है, मैंने अभी दोबारा रीचेक किया। ये प्रोग्राम करने के लिए जा रहे थे, मैं ये अपने करियर से नंबर्स याद थे। FMCG प्रोजेक्ट्स होती है, रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिनको कहा जाता है।
तो मेरे वक्त में भी, और मैंने अभी जो है लास्ट वीक दोबारा चेक किया कि यार रफली मुझे बताओ कि टोटल पाकिस्तान की जो मार्केट है एफएमसीजी की, उसमें से कितनी प्रोडक्ट जो है कराची में बिकती है। 30% ऑफ द इंटायर कंट्री इज कराची अलोन। दैट शोज यू कि कराची चीज क्या है। फाइनेंशियल completely financial services industry is dominated by Karachi, stock market dominated by Karachi. कराची के बगैर आप जब तक कराची को ठीक नहीं करेंगे आगे नहीं जा सकते। अच्छा, अब आप देखें सूबा नहीं बन सकता, जिनापुर हम बनाना नहीं चाहते, ठीक है ना, कोई और बनाना चाहता तो पता नहीं, सूबा नहीं बन सकता। आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड। जब तक आप एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट जो आइन के मुताबिक हो, आइन क्या कहता है, हर मुल्क के ज़िले के अंदर आपके पास लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम होगा जो सियासी, माली और इंतज़ामी तौर पर खुद मुख्तार होगा। ये मेरे अल्फाज नहीं है, पाकिस्तान के आइन के अल्फाज हैं। मेरा फाइल किया हुआ केस पीटीआई के बिहाफ पे, मेरा फाइल किया हुआ केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करके दे रही है। जब जस्टिस गुलजार थे उनसे मैंने बड़ी अपील की थी कि खुदा का वास्ता जाने से पहले इसका तो फैसला करके जाएं। जब तक कराची को एम्पावर्ड अपनी हुकूमत नहीं मिलती, आप कराची को स्पेस दें अपना रेवेन्यू रेस करने की, अपने फिर वो पैसा अपने ऊपर खर्च करने की, जो आइन के मैंने आपको कहा उसूल के मुताबिक, जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है, जिस तरीके से मुंबई चलाया जाता है, जिस तरीके से लंदन और न्यूयॉर्क चलाए जाते हैं। अगर आपको 10 साल के अंदर कराची बिल्कुल बदला हुआ ना नजर आए, आप मुझे जो मर्जी सजा देना चाहते हैं दे दें, और जिस दिन वो कराची बदलेगा वो सारे पाकिस्तान को उठा देगा। ये आप याद रखिएगा। ठीक है सर, लास्ट पे वैसे तो आपने कवर कर दी है और अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर ही, लेकिन स्टिल देयर इज अलादीन का चिराग रगड़ते हैं जिनी आते हैं, आपसे कहते हैं कि तीन चीज़ें बताएं। वो क्या 3 इकदामात हैं जो आप करेंगे, प्रैक्टिकल स्टेप्स, कि मे बी 10 साल के बाद कराची जो है सही डायरेक्शन में? कराची के अंदर देखें, इसके अंदर जो 2 चीज़ें तो ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं। कराची में ग्राउंड पे जाएंगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का इशू सॉल्व, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और मैं आपको बताऊं, मैं ये आपको प्राइवेट सेक्टर से सॉल्व करा के दिखा सकता हूं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का पैसा खर्च कराए बगैर करके दिखा सकता हूं। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं कि मैं क्यों ये कह रहा हूं। जिस वक्त ये ग्रीन लाइन वाला का हम प्रोजेक्ट कर रहे थे ना, और अभी हम आगे देख रहे थे कि इसको और कैसे एक्सपैंड किया जाए, मेरे घर में जो काम करने के लिए आते हैं, मासी जो काम करने के लिए आती है, उससे जो माली आता है उससे एटसेट्रा एटसेट्रा, मैंने पता करना शुरू किया और मैंने एस्टिमेट करना शुरू किया। उनमें से जो मासी थी वो 2 बसें बदल के आती थी, जो माली है वो मोटरसाइकिल के ऊपर आता था। मैंने खर्चा उनका कैलकुलेट करने की कोशिश की, वो उससे ज़्यादा खर्च कर रहे थे जो इंटायर कॉस्ट बनती है ऑफ अ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसपे अगर वो चल रहा हो उसके ऊपर, उससे ज्यादा खर्चा वो आज कर रहे हैं। ठीक है ना, 0 सब्सिडी के ऊपर प्राइवेट सेक्टर के साथ आप ये सोल्यूशन कर सकते हैं। पानी दूसरी चीज मैंने आपको बता दी, और उसका भी सोल्यूशन क्या मौजूद है। अब तो नए सोल्यूशन, जो सोलर की प्राइसेस जिस रफ्तार से ड्रॉप हो रही हैं, डिसैलिनेशन जो पहले बिल्कुल नहीं फीजिबल होता था, अब डिसैलिनेशन फीजिबल होना शुरू हो गया है। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, आप वो करप्शन से जो बीच में फंसा हुआ है, आप वो जो टैंकर माफिया है, आप उस टैंकर, और टैंकर माफिया के ऊपर बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं, वो सर टैंकर माफिया सिर्फ प्राइवेट नहीं है। सो वो आप उसको आप स्मैश करें। पानी की सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, कराची का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करें। जो तीसरा है, जो कराची में इस वक्त रोजगार जो है उसके जो सेंटर्स हैं, उनकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सत्यानाश हुआ है। मुख्तलिफ एरियाज हैं, कुरंगी में है, लांडी में है, और साइट एरिया के अंदर हैं, पोर्ट कासिम है एक्सेट्रा। पोर्ट कासिम फिर भी रिलेटिवली बेटर मैनेज्ड है, क्योंकि आपको रोजगार देना है लोगों को, राइट। और अगर आप मुझे अलाउ करें, चौथा जो है आपको अलाउ करना पड़ेगा, ये 3 में नहीं रुक सकते, और वो है आपने जो मॉडर्न जो दुनिया इमर्ज कर रही है, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो फेज थी ना, वो मिस कर गया। पार्टली हमारा कसूर नहीं था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब दुनिया में हुई, आपको पता है कि उसके फ़ौरन बाद वो वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई, इंग्लैंड में हुई, फ्रांस वाला के अंदर हुई, उसके फ़ौरन बाद उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने कर दी कॉलोनाइजेशन सारी दुनिया के अंदर। तो वो इंडिया और चाइना जो दुनिया के अमीर तरीन मुल्क होते थे, वो दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों के अंदर चले गए, बिकॉज वो ऊपर बैठे हुए थे। तो पहले तो आपके 200 साल उन्होंने ज़ाया करा दिए। उसके बाद लेकिन 50s के अंदर जो है जापान इमर्ज करता है, 60s के अंदर
कोरिया, ताइवान इमर्ज करते हैं 60-70s के अंदर, फिर 80s-90s के अंदर थाईलैंड, इंडोनेशिया और ये सब इमर्ज करना शुरू होते हैं। 2000 के बाद वियतनाम इमर्ज करता है। पाकिस्तान ने वो बोट मिस कर दी, ठीक है ना। अब आई एम कन्विंस हम कैचअप ही नहीं कर सकते, वी आर टू लेट फॉर दैट। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा अराइव कर गया है, इंफॉर्मेशन एज में आ गए हैं। सिलिकॉन चिप तो पहले ही कंट्रोल कर गया था दुनिया, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के ऊपर जा रहे हैं। आपने लोगों को स्किल देनी है इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। एंड कराची विद इट्स एनर्जी, जो आप कभी आप जाओ कराची में, वहाँ खड़े होकर ना, बिल्कुल मुझे वो न्यूयॉर्क वाली फीलिंग आती है। न्यूयॉर्क में आपको एक थ्रॉबिंग एनर्जी फील होती है और शहर के अंदर, कराची बिल्कुल वैसा है। बिजनेस के बेहतरीन माइंड पाकिस्तान के कराची के अंदर बैठे हुए, टैलेंटेड बच्चे वहाँ पे बैठे हुए। मॉडर्न इंफॉर्मेशन एज की टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर मैं काम भी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, टू प्रोवाइड दैट स्किल। और उसके बाद यू अनलीश देम ऑन द वर्ल्ड, आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे। सर, देयर इज वन इंडिविजुअल इन पाकिस्तान, उसकी परसेप्शन आप जो भी उसके उनके हवाले से हो, बट उन्हें डिलीवर करना आता है। मलिक रियाज। आप समझते हैं कि पाकिस्तान को मलिक रियाज या इन जैसे लोगों की ज़रूरत है, बिकॉज दे नो हाउ टू डिलीवर? उनको डेफिनेशन बताएं आप, इन जैसे लोगों का आपकी डेफिनेशन क्या है? क्या पाकिस्तान को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो डिलीवर करना चाहते हैं? बिल्कुल। क्या पाकिस्तान को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो डिलीवर करना चाहते हैं अपने सेल्फ अक्लेम्ड स्टेटमेंट पे कि मैं फाइलों को पहिए लगा के डिलीवर कराता हूँ माजरत के साथ? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को ऐसी। ठीक है सर, लास्ट पे अगर आप बताना चाहें, आप कुछ काम कर रहे हैं आईटी डेवलपमेंट के हवाले से, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से, ज़ाहिर अब आप सियासत में एक्टिव नहीं है, तो जो आपका पास टाइम है क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा ना, मैं तो बिल्कुल मैं कन्विंस्ड हूँ, और ये मैंने उस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बार बार ही बोलता था, मैं देखें आपको टेक्सटाइल को सपोर्ट करना है। आज का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जो एम्प्लॉयर है वो टेक्सटाइल है। आपको एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना है, बिकॉज एग्रीकल्चर आपका सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। आपको कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करना है, क्योंकि अर्बन सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर पाकिस्तान आपने बदलना है और आपने यहाँ माशी इनकलाब लेके आना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर से आएगा। सो दैट हैज़ टू बी नंबर वन। मैंने जब इनसे जब मैं हुकूमत में प्लानिंग मिनिस्टर था, मेरी जावेद हसन थे नैपटेक के चेयरमैन, उनको याद होगा आखिरी मीटिंग जो उनके साथ हुई, तो मैंने उनको बोला कि जावेद, हमारा जो स्किल्स फॉर ऑल का जो प्रोग्राम का हायर एंड स्किल्स वाला जो था, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला कवर होते थे, तो वो 1,70,000 स्टूडेंट्स को करना था 3 साल के अंदर। मैंने कहा मुझे अगले 3 साल का प्रोग्राम दीजिए, मुझे 10 लाख बच्चों का प्रोग्राम चाहिए, ये हमने करना है यहाँ पे। खैर उसके तो 2 महीने बाद हुकूमत ही फारिग हो गई। सो मैं जब इंडस्ट्री के साथ बैठते हैं तो इंडस्ट्री कहती है कि एक वजह कि हम आगे ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लोबल शॉर्टेज है, इतनी तेजी से ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही है कि ग्लोबल शॉर्टेज है स्किल्स की। सो पाकिस्तान में अगर आप वो स्किल्स दे देंगे तो वो तमाम दुनिया की जो डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं और उसके अंदर compete कर सकते हैं। तो उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज को साथ पार्टनर बनाया है, और हमारी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह ताला इस साल के अंदर वो काम शुरू हो जाएगा। और एक क्रॉस पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।